Okay, so just a second, screen share करता हूँ मैं. So स्क्रीन शेयर हो रही होगी. तो हमने एक क्विज लिया था, असिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं. सो एक रिवीजन क्विज थी, 3-4 दिन का टाइम दिया था ताकि ये एक टॉपिक तुम खुद से रिवाइज कर लो और सेल्फ स्टडी कर लो, और उसके ऊपर एक क्विज था. सो बेसिकली एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, असिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी क्या होता है ना, कभी कभी हम जैसे कोई एल्गोरिदम बनाया हमने, कोई प्रोग्राम बनाया हमने. सो मेरा कोई एल्गोरिदम है, मैं एक सेपरेट फंक्शन बना देता हूँ उसके लिए. सो इंट लीनियर सर्च का. सो हमने लीनियर सर्च देखा था. सो अब ये लीनियर सर्च में हम कुछ कर रहे. सो फॉर लूप लेके, सो पहले तो एक की लेंगे जिससे हमें सर्च करना है. सो फॉर आई इन, और उसके पहले एक अरे भी लेना पड़ेगा क्योंकि अरे पे हम सर्च करेंगे. सो एक की और एक अरे ले लिया. उसके बाद में हम एक लूप चलाएंगे. सो एक एन भी लेना पड़ेगा, अरे का साइज, वो भी ले लेंगे. सो आई और ये, फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, और इफ जो अरे का ith एलिमेंट है वो इक्वल टू है किसके, की के बराबर, तो हम क्या डालेंगे, वो इंडेक्स रिटर्न करेंगे. सो रिटर्न आई. एल्स क्या करना है हमें, लास्ट में जाके अगर कुछ रिटर्न नहीं हुआ तो हमें रिटर्न करना है -1, मतलब हमें मिला नहीं. सो ये है बेसिक लीनियर सर्च का कोड. सो ये कभी एल्गोरिदम है, हम इसमें कुछ परफॉर्म कर रहे कि हम हर एक अरे के एलिमेंट पे हम ट्रैवर्स करके उसमें ये देख रहे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं. सो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रोग्राम है, इसे रन होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. हर एक प्रोग्राम को कुछ ना कुछ टाइम लगता है. सो अभी ये जो फंक्शन है, अगर हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट कंसिडर करें या फिर सी आउट अगर ये कंसिडर करें, अगर हम सी आउट का देखें, सो क्या हो रहा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड. सो इसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम लगेगा. सो एज्यूम करता हूं मैं कुछ x यूनिट्स टाइम लगेगा इसको. सो ये सी आउट करने में एक टाइम लगेगा. अगर मैं सेम और एक वर्ड और एक ये प्रिंट करने को लगाओ और उसमें हेलो वर्ल्ड निकाल दूं, सो ये x से थोड़ा सा कम होगा, पर अप्रोक्सीमेटली हम x बोल सकते. अगर ये x यूनिट टाइम लेता है, ये भी नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली x यूनिट ही टाइम लेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा कम लेगा क्योंकि इसमें हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो ये है जगह है उतना उसे प्रिंट नहीं करना पड़ रहा, तो कम जगह ये प्रिंट करेगा. सो कम प्रिंट करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम कंसिडर करें तो उतना ही टाइम लगेगा. सो इससे ये अगर एक x यूनिट है, सो ये अगर कुछ x यूनिट है, ये भी कुछ x यूनिट अगर हम ऐसे कंसिडर करें, सो ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड चाहे कौन सा भी इसमें हो जाए तो वो x यूनिट टाइम लेगा. कितने भी बार मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूं, फंक्शन स्टार्ट करके 100 बार भी प्रिंट करूं तो 100 बार x यूनिट टाइम लगेगा, मतलब 100 स्टेटमेंट्स के लिए 100 into x उतना टाइम लगेगा. सो एक प्रोग्राम के लिए कितना टाइम लगता है उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के लिए, जो हम मतलब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन जो करते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी. सो कॉम्प्लेक्सिटी में 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा वो अप्रोक्सीमेट करता है. और दूसरा वाला है स्पेस, कि एक प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेस लेगा. सो अभी ये क्या होता है, अगर मैंने 1 मिली सेकेंड ये मेरे कंप्यूटर पे बोला,
तो किसी का बहुत फास्ट कंप्यूटर होगा, उसमें 32 GB 64 GB रैम होगा, अच्छा खासा SSD होगा, तो उसमें क्या होगा 1 मिलीसेकंड की बजाय 0.08 मिलीसेकंड में हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल फैक्टर्स के डिपेंडिंगली टाइम कम ज्यादा हो सकता है। पर अगर मैं कोई रफ एस्टिमेशन लूं कि x यूनिट इस पे भी लगेगा और सब पे x यूनिट ही लगेगा, ऐसे में कोई एक वेरिएबल कंसिडर कर लो। सो ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसे नोटेट कर रहा हूं कि इस टाइम को मैं किसी नोटेशन के यूज करके मैं बोल रहा हूं कि इतना अप्रोक्सीमेट टाइम ले लेगा ये मेरा प्रोग्राम। सो ऐसे ही एक एल्गोरिदम का हमें ये कॉम्प्लेक्सिटी निकालना पड़ता है, या तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दो प्रोग्राम है, एक लीनियर सर्च है और हमने एक पढ़ा था सर्च करने के लिए एक बाइनरी सर्च नाम का कंसेप्ट था। सो बाइनरी सर्च में कैसा था, हम बाइनरी सर्च, अरे एंड की ये सब तो इनपुट लेते थे। सो फॉर आई, सो ये थोड़ा सा चेंज होता था। पहले तो हमें इंट l इक्वल टू 0 लो, उसके बाद में हाई को n सेट करना पड़ता था, सो n माइनस 1। सो उसके बाद में हमें एक इंट मिड, सो इसमें कंडीशन थी वाइल लो इज लेस देन हाइट, मतलब जो लो पॉइंटर है वो हाई पॉइंटर से कम ही रहेगा हर टाइम। सो हमें करना क्या है कि एक मिड एलिमेंट लेना है, मिड पहले तो कैलकुलेट करना है l प्लस h डिवाइडेड बाय 2। सो ये तो इंट होगा। सो ये मिड कैलकुलेट करके, ओके, सो इफ अरे ऑफ मिड इक्वल टू की, सो अगर ये की होगा तो हमें रिटर्न करना है मिड, वरना क्या करना है, सेम एक एल्स इफ कंडीशन लगेगा। इफ ये मिड बड़ा है की से, सो हमें क्या करना है, अगर मिड बड़ा है तो की हमेशा किस कौन सी साइड पे रहेगी, उसके लेफ्ट साइड पे रहेगी। सो हमें h को मिड माइनस 1 करना है। सो ये हमने बेसिकली देखा था, पढ़ा था। और लास्ट केस में क्या होगा, अगर इक्वल नहीं या एल्स सो एल्स क्या करना है, लो को मिड प्लस 1 करना है, क्योंकि मिड में तो नहीं है तो मिड के आगे होगा। सो ये एक हमारा ये बन रहा था बाइनरी सर्च का। सो अभी दोनों फॉर्मूले क्या, मतलब दोनों एल्गोरिदम क्या कर रहे हैं, सर्च ही कर रहे हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या है, तो एक जो हम बोलते हैं कि एक ये जो लीनियर सर्च है ये ज्यादा टाइम लेगा और ये बाइनरी सर्च जो है वो कम टाइम लेगा। पर ये हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर दोनों में से कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा अच्छा है, ये कैसे हम ढूंढ सकते हैं। सो उसके लिए पहले तो हमें कॉम्प्लेक्सिटीज निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअल एल्गोरिदम्स की। सो वो कैसे निकालते, उसके लिए पहले तो हमें ईच स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, फॉर लूप या फिर कौन से तो भी कंडीशंस के बेसिक कैसे निकालते वो पहले तो देखना पड़ेगा। सो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल लूं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले तो हम देख लेंगे कि होता क्या है। सो अगर ये एक सी आउट स्टेटमेंट है, ये कमांड है, सो एक कमांड को मैं क्या एज्यूम करता हूं कि 1 यूनिट टाइम लगेगा। सो ये क्या है, एक कमांड है, 1 यूनिट टाइम लगा, और ये भी एक कमांड है, सो वो 0.5 ऐसा कुछ भी लग सकता है, पर मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेट होता है। सो मैं बोलता हूँ कि इस कमांड को भी एक टाइम लगेगा। सो एक कमांड को अगर एक टाइम लगेगा तो ऐसे करते करते एक, अगर मेरे पास फॉर लूप होगा, सो फॉर, सो उसके पहले ये देख लेंगे कि ये अगर मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम रन करूं, सो इसमें 2 ही स्टेटमेंट है, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, सो 3 स्टेटमेंट है। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। सो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोलूं, सो ये 3 यूनिट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन स्टार्ट होगा, फर्स्ट यूनिट टाइम इसको लगेगा, सेकेंड यूनिट इसको लगेगा और थर्ड यूनिट इसको लगेगा। सो अभी क्या हो गया, ये प्रोग्राम 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 मिनट नहीं, 3 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेकेंड्स हो सकता है, मिली सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है और हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, सो वैसे ही एक कमांड को कितना लगेगा उसके डिपेंडिंगली हम लोग अप्रोक्सीमेटली सबको 111 कंसिडर कर रहे हैं, 1 यूनिट टाइम लेगा और ये करेगा। अगर मैं यहाँ पे अभी एक फॉर लूप लूं, सो
सो मैंने एक ये फॉर लूप ले लिया, ये प्रोग्राम है। सो अभी ये 1 यूनिट टाइम लेगा, ये 1 यूनिट टाइम लेगा, ये 1 यूनिट टाइम लेगा, इतना हमें पता है। हमने फिर क्या देखा कि एक कमांड जो होता है वो 1 यूनिट टाइम लेता है। सो ये भी 1 यूनिट टाइम लेगा। सो अभी ये सिर्फ कमांड ये 1 यूनिट टाइम लेगा, पर उसके पहले भी कुछ परफॉर्म होने वाला है। सो क्या परफॉर्म होने वाला है? फॉर लूप में चलता कैसे है? पहले तो इनिशियलाइजेशन चेक होता है। सो इनिशियलाइजेशन में 1 यूनिट टाइम देगा, क्योंकि वो एक इनिशियलाइज कर रहा है, ये भी एक कमांड है। सो ये कमांड क्या करेगा? 1 यूनिट टाइम लेगा। फिर उसके बाद में ये कंपैरिजन 1 यूनिट टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि i 0 के साथ इनिशियलाइज होने के बाद एक बार कंपेयर होगा, कंपेयर होने के बाद क्या होगा? अंदर चला जाएगा। सो ये 1 यूनिट टाइम लेगा। उसके बाद वापस ये जो है ये 1 यूनिट टाइम लेगा, क्योंकि उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट एक बार हुआ, फिर वापस अंदर जाएगा, वापस कुछ करेगा, वापस बाहर आएगा। सो ये दूसरी बार होगा। सो यहाँ पे पहले तो दूसरी बार होगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि i इंक्रीमेंट होने के बाद सो कैसे चलेगा अगर मैं स्टार्टिंग से वापस बताऊं। सो पहले तो इनिशियलाइज होगा, ये 1 यूनिट टाइम लेगा इनिशियलाइज होने का। उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, उसका 1 यूनिट टाइम होगा, 1 यूनिट टाइम इसका। सो 100 के बजाय 10 ले लेंगे, या फिर 5 ले लेंगे, ताकि 5 तक हम पूरा ईच स्टेप को हम कंसिडर कर पाए। सो ये एक कंपैरिजन चेक का एक कमांड है। सो वो 1 यूनिट टाइम लेगा। उसके बाद में क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। सो 1 यूनिट टाइम ये लेगा। अभी तक 3 यूनिट हो गया। उसके बाद में ये प्लस प्लस i प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा 1 यूनिट टाइम लेके। फिर उसके बाद वापस कंडीशन चेक होगी, क्योंकि हमें पता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन होने के बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद वापस कंडीशन, वापस एग्जीक्यूशन। सो ऐसा लूप चलता है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा? ये दूसरी बार चलेगा, 2 बार कंपैरिजन हो गया। सो यहाँ पे ये वापस एक बार चला, सो ये भी 2 बार चला, फिर ये अभी वापस एक बार चला, सो ये 2 बार हो गया। इसके बाद में ये 3 बार चला, सो ये 3 बार चला, फिर ये 3 बार हुआ, ये 4 बार हुआ। सो ये 4 टाइम्स हुआ, क्योंकि वापस एक बार एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद में ये एग्जीक्यूट हुआ तो 4 टाइम्स, ये एग्जीक्यूट हुआ 5, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा 5। उसके बाद में ये वापस 5th टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू अभी 6 हो गई, क्योंकि हम सेम इसके साथ ही चल रहे थे। सो अभी i की वैल्यू 6 हो गई, तो लेस देन 5 चाहिए। सो अगर लेस देन 5 चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा कि लेस देन 5 चाहिए। सो लेस देन 5, 6 लेस देन 5 है क्या? नहीं है। सो यहाँ पे फॉल्स हो गया, सो अंदर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हो रहा क्या है? ये एक बार इनिशियल, मतलब एक बार 1 यूनिट टाइम लेगा, एक बार ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये 6 बार होगा। मतलब क्या? 5 + 1 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई n कंसिडर कर लूं, अगर कोई वेरिएबल ले लूं, सो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ये अंदर का जो है वो n टाइम्स होगा, क्योंकि 5 का लूप था तो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। ये भी जो ऑपरेशन है ये भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि 5 टाइम्स का लूप था, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। सो ये मैं वेरिएबल n क्यों ले रहा हूँ? ताकि अगर 5 के बजाय 500 आ जाए तो एक वेरिएबल के साथ रिप्लेस हो जाए। सो ये 500 टाइम्स, ये कंडीशन कंडीशन 501 टाइम्स चेक होगी, ऑपरेशन 500 टाइम्स होगा, ये अंदर का एग्जीक्यूट 500 टाइम्स होगा, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। सो अभी n अगर 5 होता तो कितना होता? 1 यूनिट टाइम। अगर ये 5 के बजाय n ही कंसिडर कर ले, सो इसका अगर मैं रफ एस्टिमेशन निकालूं तो कितना होगा? 1 यूनिट टाइम उसका, ये हेलो वर्ल्ड का 1 यूनिट टाइम, ये 1 2 हो गया, ये 3, ये n+1, सो n+4 हो गया, 2n+4, सो ये 2n+4, और फिर ये 3n+4 एडिशन कर रहा हूँ जस्ट मैं, 3n+5 हो गया। सो ये 1 2 3 4 और ये 5, कांस्टेंट 5 यूनिट टाइम। और ये n कितने बार आ रहा है? 1 2 और 3, सो 3n+5 अपना एक फंक्शन टाइप बन रहा है। सो ये 3n+5 हमारा रफ अप्रोक्सीमेशन है, 3n+5 यूनिट्स टाइम लेगा वो मेरा प्रोग्राम। सो अभी हो रहा क्या है कि फॉर लूप में टोटल अगर मैं ये फॉर लूप कंसिडर करूं तो n+n+n 3n+2 इतना एक फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसमें अभी 3 टाइप के नोटेशंस आते हैं।
जो लिखा है ना असिम्प्टोटिक नोटेशंस, सो उसमें 3 टाइप के नोटेशंस आते हैं। असिम्प्टोटिक नोटेशन, सो इसे क्या करेंगे हम, मल्टीलाइन कमेंट बना देंगे ताकि सारा का सारा ये हो जाए। सो असिम्प्टोटिक नोटेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो बिग ओ, उसके बाद में थीटा, उसके बाद में ओमेगा। सो अगर मैं कोई ग्राफ के बजाय अगर ये कैसे बताऊं, सो जस्ट अ सेकेंड, पेंट अगर ओपन कर पाए। सो मेरे पास अगर कोई ग्राफ है ऐसा वाला, मेरा प्रोग्राम है भी 3n क्या था, सो 3n+5 ऐसा कुछ ग्राफ था। सो अगर मैं कुछ रैंडम बना दूं ग्राफ, ऐसा होगा अगर मेरा, सो मेरा फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे ये टाइम है, ये n ले लेंगे और ये टाइम t। ये ऐसा अगर मैं t वर्सेस n का ग्राफ बनाऊं तो एज्यूम करता हूं मेरा कोई फंक्शन है f ऑफ n। सो मेरा कोई फंक्शन है f ऑफ n जो ऐसे ये कर रहा है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसमें से मैं कोई स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँ जो हर पॉइंट से जाता है, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर पॉइंट से जाने वाला कोई पॉइंट हम बना नहीं सकते क्योंकि इसमें कर्व है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कोई लाइन ऐसे ले लेता हूँ जो इससे हमेशा बड़ी रहेगी। सो अगर मैं एक लाइन बना दूं, सो ये हमेशा बड़ी रहेगी। सो ऐसा मैंने एक लाइन बना दिया, और एक लाइन बनाता हूं जो इससे हमेशा छोटी रहेगी। सो अगर ये ग्राफ है और ये अगर मैंने 2 लाइन बना दिया ना, तो सेट्स में इसे क्या बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं कि ये अपर बाउंड करके इसे बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा अपर ही रहता है। ओके, सो कलर अपर बाउंड बोला जाता है इस, अगर ऐसा कोई फंक्शन हो f ऑफ n और उसके हम कोई ऐसा एक लाइन बना दे जो हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा, सो वो क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। सिमिलरली अगर मैं और एक ये जो नीचे वाला लाइन बनाऊं, सो इसे बोलते हैं लोअर बाउंड। मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा लोअर बाउंड से बड़ी होती है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो लोअर बाउंड की होती है, और अपर बाउंड जो होता है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर अपर बाउंड से हमेशा छोटा रहेगा f ऑफ n। सो ये जो है अपर बाउंड, इसको हम o ऑफ जो हम बिग O बोला था मैंने, सो वो बिग O को मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकता हूँ कि वो अपर बाउंड है, और जो लोअर बाउंड है वो ओमेगा है। सो यहाँ पे होगा क्या कि मैं 2 फंक्शंस ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ जो अपर बाउंड बिग O जो है हॅलो वो हमेशा फंक्शन, यस ग्राफ नाही दिसत आहे. काय दिसत नाहीये, ग्राफ तू पेंट ओपन केलंय का? हो पेंट दिसत नाही का, नाही दिसत आहे. ओके जस्ट अ सेकंड, ओके हाँ थोडासा तो इश्यू झाला। स्वतः दिसतोय हा ग्राफ, हो दिसतोय. ओके सो हे ते एक्सप्लेन केलं। सो मी काय केलं, एक बेसिक हे केलाय, सो मी एक बेसिक हे घेतलंय, ग्राफ घेतलाय, त्याच्यात काय केलंय, इथं टाइम घेतलाय आणि इथं हे घेतलाय n। सो ब्रश, हा सो इथं टाइम घेतलाय आणि हे n म्हणजे काय एक व्हेरिएबल घेतलाय की ज्याच्यावरनं आपला फंक्शन डिपेंड राहील। सो इथं हा जो मधला ब्लॅक कलरची लाईन आहे f ऑफ n जे सांगितलंय ते माझं फंक्शन आहे, म्हणजे माझी आता जी काही अल्गोरिदम असेल त्याचा ग्राफ असा येईल, मी अप्रॉक्सिमेटली अज्युम करतो असा। सो मी काय करणार, आता मला एक स्ट्रेट लाइन, सो मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया है जिसमें y एक्सिस पे टाइम लिया है
और एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल लिया n, जिसके डिपेंडिंगली मेरे प्रोग्राम में चेंजेस होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन n के चेंजेस में मेरा एक फंक्शन बन रहा है f ऑफ n, जो क्या कर रहा है, ऐसा ग्राफ शो कर रहा है जो बीच में मेरे को दिख रहा है, ऐसा ब्लैक लाइन। सो वैसा ग्राफ शो होने के कारण अभी मुझे करना क्या है, इस फंक्शन को प्लॉट करना है मुझे, एक टाइप का इसके लिए एक लीनियर फंक्शन या फिर कुछ ऐसा बनाना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ट्राई क्या करूंगा, हर एक पॉइंट एक इससे पास हो जाए, एक लाइन से पास हो जाए। सो ऐसा तो होगा नहीं, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है उसमें से हर एक पॉइंट तो पास नहीं हो रहा, थोड़े ऊपर वाले हो रहे, थोड़े से नीचे वाले हो रहे, यहाँ पे बीच वाले एक दो ही हो रहे। सो अभी सारे पॉइंट्स में एक साथ पास नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक अपर बाउंड मतलब एक लाइन बना दूंगा जो उससे हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो मैंने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाया जो इस फंक्शन से हमेशा बड़ा रहेगा, ये ब्राउन कलर वाला। सो और दूसरा मैंने क्या किया, एक ऐसा लाइन बनाया जो हमेशा उस फंक्शन से छोटा रहेगा। सो इससे अभी होगा क्या कि अगर मेरे को कोई भी फंक्शन मिले उसका मैं ऐसा ये एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, मतलब ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर की दो बना लो, तो मैं हमेशा बता सकता हूँ कि मेरा फंक्शन f ऑफ n जो है वो ब्राउन लाइन से हमेशा नीचे रहेगा। मतलब क्या हो गया, ये ब्राउन लाइन एक अपर लिमिट हो गई। सो अपर लिमिट को मैथ्स में अपर बाउंड भी बोला जाता है। मतलब क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऐसा एक फंक्शन बना लिया, एक स्ट्रेट लाइन का एक फंक्शन बना लिया जो क्या करेगा, हमेशा मेरे फंक्शन को फंक्शन से बड़ा रहेगा हमेशा। सो अगर कुछ भी हो जाए, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपर बाउंड से बड़ी नहीं होगी। सिमिलरली जो लोअर बाउंड का कंसेप्ट है उसमें क्या होगा कि मेरी फंक्शन की वैल्यू हमेशा लोअर बाउंड से ऊपर ही रहेगी, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो लोअर बाउंड होगा। कई कई केस में मिनिमम से छोटा भी जा सकते हैं। मैं लोअर बाउंड ये भी बना सकता हूँ, इधर भी मैं एक लोअर बाउंड बना सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं इधर भी बना सकता हूँ। पर सबसे एक्यूरेट कौन सा होगा, जो इसका मिनिमम इससे जाता होगा, पास होता होगा। तो सबसे एक्यूरेट ये वाला होगा जो पहला वाला बना है। और अपर बाउंड सबसे एक्यूरेट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू से जा रहा है वो वाला। सो ये वाला जो लाइन है वो एक्यूरेट होगा, मोस्ट एक्यूरेट अपर बाउंड होगा। और वैसे तो ये भी बना सकता हूँ, ये भी अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है, इन्फिनिटी जो है वो भी अपर बाउंड है। पर सबसे ये कौन सा है, सबसे एक्यूरेट कौन सा है, ये वाला है। सॉरी, सो ये जो ये लाइन दिख रही है जो इससे पास हो रही है सबसे मैक्सिमम वैल्यू से, सो ये सबसे एक्यूरेट लाइन है। ये स्ट्रेट नहीं बना है लाइन, पर एज्यूम कर लो कि स्ट्रेट लाइन है। सो ये जो पास हो रहा है ये, सो ये क्या हो रहा है कि ये परफेक्ट हम बता सकते हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। सो ये दो भी फंक्शन से कोई ना कोई फंक्शन से ग्राफ बना है, मतलब वो एक फंक्शन है। तो ये जो अपर बाउंड वाला फंक्शन है ना, इसे हम बिग ओ भी बोल सकते हैं। सो वो जो फंक्शन हम नोटेट करते हैं, सो उसका नोटेशन का नाम बिग ओ है। और जो लोअर बाउंड है उसे हम ओमेगा बता सकते हैं। सो ओमेगा मतलब क्या, हमेशा उससे छोटा रहेगा। सो ऐसे ये दो नोटेशन है। सो अभी अगर कोई फंक्शन होगा मेरा, रैंडम कोई मैं फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूँ। सो ये मेरा एक फंक्शन है, इसका अपर बाउंड, मोस्ट एक्यूरेट अपर बाउंड क्या हो सकता है कि यही लाइन जो है वही ये बन सकता है। ग्रीन लोअर बाउंड के लिए लिया है, सो ग्रीन लोअर बाउंड, और ये जो ब्राउन ले रहा हूँ वो अपर बाउंड। सो ये क्या हो गया, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो मैं इसे एवरेज केस बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों में सेम ही आ रहा है। सो इसके जगह पे मैं एवरेज लिख सकता हूँ। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर कुछ भी हो, सबसे वर्स्ट केस भी, मतलब सबसे मैक्सिमम वाला भी नंबर वही है, सबसे मिनिमम वाला भी वही है। सो इसको मीन या फिर एवरेज बोल सकते हैं। सो मैं इसे बोलता हूँ एवरेज। सो इसे मैं बोल सकता हूँ, सो इसे मैं बोल सकता हूँ एवरेज कंडीशन। सो इसमें क्या हो रहा है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, उसकी वजह से कुछ भी वैल्यू होगी तो वो सेम ही होगी, क्योंकि अपर बाउंड की वैल्यू भी सेम है, ओमेगा मतलब लोअर बाउंड का भी सेम है। सो दोनों सेम होने के कारण एक नया फंक्शन मैं बना सकता हूँ और वो बोलूंगा कि हर टाइम पे यही वैल्यू होगी। सो एक एग्जैक्ट फंक्शन बन गया। पर ऐसे केस में एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बन सकता, ये जो एफ ऑफ एन का है। सो ऐसे केस में अगर बन नहीं सकता तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमेशा बनाते हैं। तो इसमें भी अभी होता क्या है ना कि लोअर बाउंड कुछ भी हो सकता है, सबसे कम हम मोस्टली क्या होता है कि कभी भी हम बड़ा वाला अप्रोक्सीमेट करते हैं कि अगर कुछ हो गया कि मेरे दोस्त ने 10 रुपए मेरे से, एक्चुअल में तो 10 ही रुपए लिया, पर बोलते बोलते घर से मुझे 20 रुपए चाहिए होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे दोस्त ने मेरे से 20 रुपए ले लिया, ज्यादा ही बोलते हैं हमेशा। सो
उसमें क्या होता है कि हम ज्यादा का अगर पहले से प्लान करके रखे तो हमारे जो लोअर रहेंगे, जो कम वाले कंडीशंस रहेंगे, एन अगर मैं सबसे बड़ा एन कंसिडर कर लूं, तो उसमें उसके नीचे अगर सब आने लगे तो क्या होगा कि मेरा फंक्शन हर इसके लिए अच्छा चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला अपर बाउंड ले लेते हैं, एक्यूरेट बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। ये भी एक अपर बाउंड हो सकता है, यहाँ पे भी एक अपर बाउंड हो सकता है, यहाँ पे भी एक अपर बाउंड हो सकता है, पर हम नियरेस्ट बड़ा वाला अपर बाउंड लेते हैं। सो मोस्टली अपर बाउंड, मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स में हम बिग ओ नोटेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपर बाउंड कंसिडर करते हैं कि उससे हमेशा कम ही रहेगा। क्योंकि हम नीचे से अगर जाने लगे तो ऊपर कितने तक ये हाइट हमको पता नहीं चलता, पर अगर हम ऊपर से एज्यूम करें कि 300 फीट की ऊंचाई है, उसके नीचे ही रहेगा। सो वैसे वो इजी पड़ता है समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। सो उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपर बाउंड यूज करते हैं, और वो होता है बिग ओ। सो अभी अगर मैं लीनियर का जो डिस्कस कर रहा था कि सो यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए थे, एक लीनियर बनाया था और एक बाइनरी सर्च बनाया था। सो लीनियर सर्च में क्या होता है ना, अभी इसका मैं अप्रोक्सीमेट करने जाऊँ, सो फॉर लूप का हमने क्या देखा था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एन का ये लगता है। ओके, सो असिम्प्टोटिक नोटेशंस में थे, हाँ। सो बिग ओ, थीटा और ओमेगा के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बिग ओ क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, ओमेगा क्या होगा, लोअर बाउंड हो गया, और थीटा क्या है, एवरेज केस की कंडीशन हमने देख ली। सो एवरेज के लिए थीटा होता है। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, मेरा ये फंक्शन है 3n+5। सो अगर 3n+5 है, 3n+5, सो मुझे अभी इसका अपर बाउंड निकालना है। सो एक फंक्शन ऐसा कि जो इससे हमेशा बड़ा ही रहे, एवरेज। सो मैं क्या बता सकता हूँ कि इससे बड़ा कौन सा रहेगा, अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं, तो इससे बड़ा एन स्क्वायर हो सकता है, मतलब एन स्क्वायर से ये हमेशा छोटा ही रहेगा, ये मैं बता सकता हूँ। उसके बाद मैं एन क्यूब भी ले सकता हूँ, एन क्यूब भी इससे छोटा रहेगा। सो अगर मैं इसके नोटेशन में लूँ, ऑर्डर ऑफ इसमें बिग ओ नोटेशन में ये भी करेक्ट है, ये सेकेंड वाला भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, और इससे बड़ा कोई होता है तो वो होता है 2n। सो ये सब अभी हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। सो अगर मैं ये कंसिडर करूँ, सो 2n, सो इसमें क्या है कि अपर बाउंड n स्क्वायर भी हो सकता है, n क्यूब भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है। ये एक्सपोनेंशियल होता है, जल्दी बढ़ता है, ये थोड़ा सा धीरे बढ़ेगा, ये उससे थोड़ा सा धीरे बढ़ेगा। सो मैंने जो बताया था कि अपर बाउंड कुछ भी हो सकता है, पर हमको मोस्ट एक्यूरेट कंसिडर करना है। सो अगर मोस्ट एक्यूरेट कंसिडर करना है तो इन जनरल टर्म में उन्होंने क्या बताया, कांस्टेंट जो है वो हम अप्रोक्सीमेट करके निकाल सकते हैं। मतलब कांस्टेंट का क्या है कि हम उसे नियरली इक्वल समझ सकते हैं। सो ये जो है, इसमें से अगर मैं कांस्टेंट पार्ट हटा दूं तो यहाँ पे क्या बचता है, 3n बचता है। सो 3n में भी 3 एक कांस्टेंट पार्ट है। सो इसको निकाल के मैं ऑर्डर ऑफ n बता सकता हूँ। सो अभी डिपेंडिंग ऑन n, क्योंकि n मेरा वेरिएबल है, कांस्टेंट को मैंने हटा दिया। सो डिपेंडिंग ऑन n अगर मैं एक बनाऊं, सो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। सो अभी ये जो फंक्शन था ये लीनियर था, 3n+5 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। सो अभी तुमको यहाँ पे डाउट आएगा कि यहाँ पे सिर्फ n लिया है, पर यहाँ पे ये 3n+5 है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि n से तो 3n+5 बड़ा रहेगा, फिर ये अपर बाउंड कैसे हो गया, ये हम f ऑफ n जैसा एक नोटेशन बना रहे हैं इस फंक्शन के लिए। सो इस फंक्शन के लिए हम एक नोटेशन बना रहे हैं f ऑफ n वाला। सो इसमें क्या हो रहा है कि n के डिपेंडिंगली वो चेंज होगा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 बड़ा है या 3n बड़ा है। सो 3n बड़ा है, 3n में से भी हम कांस्टेंट अगर हटा दे, सो सबसे डिपेंडेबल वेरिएबल कौन सा है जिससे सब चेंज हो सकता है, सो वो है n वाला। सो सिमिलरली अगर मेरा कोई अलग फंक्शन होगा, सो इसमें मैं लेता हूं n² प्लस 3n प्लस n n डिवाइडेड बाई 2, सो प्लस 1000। सो अभी ये फंक्शन जो है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। दिखने में तो अभी क्या लग रहा है कि ये सबसे बड़ा होगा, पर अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं तो ये सबसे बड़ा है, 10 ले लूं तो बड़ा है, 100 ले लूं तो बड़ा है। पर अगर मैं n की वैल्यू 10,000 ही कंसिडर करूं तो 10,000 का स्क्वायर क्या होता है,
10,000 इंटू 10,000 मतलब कितना 4 जीरो से, सो उसका स्क्वायर 10⁸8। सो अभी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी वैल्यू है। सो मैं इसको, ये कांस्टेंट है तो हटा सकता हूँ, ये भी कम आएगा जब मैं 10,000 लूंगा। सो यहाँ पे 10⁸8 आ रहा है और ये डिवाइड होगा, मतलब 10,000 का हाफ 5,000। सो ये उससे कम आ रहा है, सो ये भी हटा दिया मैंने क्योंकि कम आ रहा है। मेरे को अपर बाउंड चाहिए, 3n भी कम आएगा, ये 3 इंटू 10,000 30,000। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, एन स्क्वायर वाला है। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बिग ओ का नोटेशन हो गया कि एन स्क्वायर वाला सबसे ये हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे हमने लीनियर सर्च का अगर हम देख सो यहाँ पे ये जो हमने देखा अभी, सो ये बिग ओ में देखा। सो बिग ओ का क्या हो रहा है कि हम एक अपर बाउंड डिसाइड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं लोअर बाउंड ओमेगा मेरे को अगर कंसीडर करना होगा, सो 3n प्लस 5 का 3n+5 का अगर मुझे कोई लोअर बाउंड कंसीडर करना है तो वो क्या होगा, n या फिर ऑर्डर ऑफ वन जो है वो कांस्टेंट टाइम है। यहाँ पे जो हमने 1 यूनिट का टाइम लिया है ना, उसे हम ऑर्डर ऑफ वन भी बोल सकते हैं। मतलब क्या कांस्टेंट होगा, वहां पे 3 4 5 10 कुछ भी लिख दो पर वो कांस्टेंट होगा। पर 3 4 5 10,000 10,000 लिखने के बजाय एक नोटेशन बनाया गया है, ऑर्डर ऑफ n बोला तो सबको क्या समझ में आता है कि वो कांस्टेंट है। सो ऑर्डर ऑफ वन को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो सिमिलरली वैसे ही ये फंक्शन का लोअर बाउंड जो है वो ऑर्डर ऑफ वन हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम इससे हमेशा कम ही रहेगा। लॉग एन भी n से कम रहेगा, क्योंकि लॉग एन अगर मैं कोई वैल्यू कंसीडर करूं 8, सो यहाँ पे 3 8 24, 24 प्लस 5 29, और ये लॉग एन, सो लॉग ऑफ 8 3 आता है। सो इसकी वैल्यू अगर मैं n इक्वल टू 3, सो क्या होगा, इस साइड का केस 24 प्लस 5 29 आएगा, और ये बड़ा रहेगा किससे, लॉग एन से। लॉग एन की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि लॉग 8 3 आता है। तुम लोग चेक कर लो, बेस 2 कंप्यूटर में हमेशा, मतलब कंप्यूटर फील्ड में हमेशा हम लॉग टू बेस 2 ही लेते। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो हम लॉग टू बेस 2 लेते। सो वैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है, सो ये कम आ रहा है हमेशा। सो ओ की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा का नोटेशन आएगा, पर यहाँ पे ओमेगा कीबोर्ड पे नहीं है, सो मैं ओमेगा लिख देता हूँ। सो इसके वजह से ओमेगा लिख सकता हूँ, पर ये एक्यूरेट होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ n ले लूँ, सो ये एक्यूरेट बन सकता है, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू n के डिपेंडिंगली चेंज होते जाएगा। सो ओमेगा ऑफ n अगर n आ रहा है, और ये जो बिग O जो था, बिग O और ओमेगा दोनों अगर n आ रहा है एक्यूरेटली, अगर मैं कंसिडर करूँ, तो मैंने बोला क्या था, ये फंक्शन में बिग O भी सेम लाइन पे आ रहा है, मतलब बिग O अपर बाउंड भी सेम लाइन, लोअर बाउंड भी सेम लाइन, तो वो क्या हो गया, एवरेज केस हो गया। सो यहाँ पे ये जो है इसे हम एवरेज थीटा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो थीटा का भी सिंबल नहीं है, सो थीटा ऑफ n इसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर ये लीनियर फंक्शन, तो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था, लीनियर कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या होता है कि सिर्फ फाई अगर होगा तो वो कांस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अगर एक वेरिएबल है उसका पावर 1 है तो वो लीनियर, अगर n स्क्वायर होगा तो वो क्वाड्रेटिक, n स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। n क्यूब रहेगा, सो वो क्या होगा, क्यूबिक। n4 रहेगा, सो वो पॉलिनोमियल हो जाता है। फिर n⁴ 5 10 100 1000 10,000 कितना भी हो जाए, फिर वो पॉलिनोमियल हो जाता है। सो वैसे अगर इसमें मैं ये देखूं कि इसमें एक सीरीज बनाओ असेंडिंग टू डिसेंडिंग की, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटे से सबसे बड़ा। सो ऑर्डर ऑफ वन जो होता है, अभी मैंने बताया कि अपर बाउंड हम क्यों कंसिडर करते हैं, सब में मैं ओ क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ओमेगा भी कंसिडर कर सकता हूँ, पर हम बड़ा वाला क्यों कंसिडर कर सकते हैं, ताकि हमें एक रफ एस्टिमेशन मिल जाए कि इसके ऊपर जाएगा नहीं। नीचे से ऊपर कितना भी जा सकता है वो तो एस्टिमेट नहीं कर सकते, पर अगर कोई अपर बाउंड होगा तो उससे हमेशा नीचे रहेगा, ये तो गारंटी है। तो इसके लिए हम अपर बाउंड कंसिडर करते हैं। अगर मैं अपर बाउंड का एक सीरीज बनाऊं, कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ वन सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे कम टाइम लेता है। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ लॉग एन, उसके बीच में भी बहुत कुछ हो सकता है, ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ 3 ऑर्डर 4 5 6 7 n/2 का लॉग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पर रफली ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट टाइम, उसके बाद में लॉगरिथमिक टाइम, उसके बाद में लीनियर टाइम, या फिर स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं।
स्क्वायर रूट आएगा लॉग एन के बाद, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ एन आएगा लीनियर टाइम, उसके बाद में उसके पावर्स आएंगे एन स्क्वायर एन क्यूब डॉट डॉट डॉट, सो वो आते जाएंगे, इनके बीच में आएगा। फिर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के बाद आएगा एन रेज टू एन का, सॉरी एन रेज टू एन बाद में आएगा, पहले का आंसर आएगा एन लीनियर क्वाड्रेटिक, उसके बाद में ये आएगा 2 रेज टू एन एक्सपोनेंशियल, उसके बाद में एन रेज टू एन, क्योंकि एन रेज टू एन की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, उससे छोटा 2 रेज टू एन होगा। सो ऐसा चलते जाता है। सो ये होता है एक रफ सीक्वेंस। सो इसे ऑर्डर ऑफ 1 को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टाइम, इसे लॉगरिथमिक टाइम, स्क्वायर रूट टाइम। अगर टाइम की बात करें तो अगर मैं स्पेस में जाऊं तो कांस्टेंट स्पेस, लॉगरिथमिक स्पेस, स्क्वायर रूट स्पेस, पर ये स्क्वायर रूट लॉगरिथमिक नहीं आता मोस्टली। स्पेस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, या तो फिर n आएगा, या तो फिर n स्क्वायर n क्यूब, और डिपेंडिंग वैसे आता जाएगा। सो टाइम में मोस्टली हम टाइम का देखते हैं, क्योंकि हमें टाइम चाहिए रहता है। स्पेस तो हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, पर टाइम, क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम को 10 दिन लेंगे तो 10 दिन का टाइम इज मनी। सो उतना 10 दिन तो हम दे नहीं सकते एक प्रोग्राम के लिए। सो हमें टाइम में ज्यादा हम खेलते हैं। स्पेस कभी कभार लगता है, अगर हमारा पुराना पीसी है या फिर हमारे पास थोड़ा स्पेस रहेगा तो उसके डिपेंडिंगली हम स्पेस का देखते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम ही देखते हैं। सो ये होते हैं ऐसे नोटेशंस। तो सिमिलरली अभी हमको ये पता चल गया कि कोई अगर फंक्शन होगा तो उससे हम थीटा ओमेगा या फिर बिग ओके से निकलेंगे। सो अभी क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ फॉर लूप का, यहाँ पे हमने क्या देखा था 1 +1 2 और ये 3n +2, इसका रफली आता है एक फॉर लूप का। थ्री एन प्लस टू रफली आता है, पर होता क्या है ना कि हम कांस्टेंट पे इतना डिपेंड नहीं करते। कभी कभी यहाँ पे दो कांस्टेंट आ सकते, कभी 3 4 आ सकते। यहाँ पे n के जगह i++ और j++, अगर मैं 2 कर दूं तो 2n हो जाता है। सो उसके लिए हम कांस्टेंट प्रिफर नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल जो चेंज है वो वाला एज्यूम करते हैं। पर अगर तुम्हें एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि 1 सेकेंड लेगा, 1.1.2.3 1.23456, ये कंपलसरी इतना ही टाइम लेगा, इतना एग्जैक्ट अगर तुम्हें जाना है तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक इक्वल टू होगा, इक्वल टू के लिए x अमाउंट, कंपैरिजन के लिए y अमाउंट, ये ऐसा वैसा। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रफली ले रहे हैं। सो इसके लिए ऑर्डर ऑफ n बोल सकता हूँ, n+1 होता है, पर नियर अबाउट हम 1 कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। सो एक फॉर लूप n का लेता है। एक फॉर लूप मतलब हर फॉर लूप नहीं, इसमें कंडीशन ये थी, इंक्रीमेंट था इसके लिए। अगर सेम डिक्रीमेंट के लिए होगा, i माइनस माइनस होगा, तो भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। तो सिमिलरली अगर कोई दूसरा ये होगा, सो एक फंक्शन था हमारे इसमें, अगर मैं क्विज का एक क्वेश्चन देख लो, सो यहाँ पे so what does it mean when we say that algorithm x is asymptotically more efficient? So ये तो बाद में देख लेंगे। how much in so which of the following estimate worst case देखा नहीं है, time complexity best case नहीं देखा, space complexity नहीं देखा। so चलो space complexity डायरेक्टली यहाँ से देख लेंगे। so अभी अगर मेरा एक वेरिएबल होगा, so मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ int a। सो int a कुछ तो भी साइज लेता है, कितना तो भी साइज लेता है, हमने देखा है इंटीजर कितना लेता है, 4 बाइट्स लेता है। सो int लेता है 4 बाइट, फिर कैरेक्टर लेता है 1 बाइट, कैरेक्टर और बुलियन 1 बाइट लेता है, 1 लेता है, मैं डायरेक्टली नंबर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में स्ट्रिंग 32 बाइट लेता है। तो ये तुम डायरेक्ट साइज ऑफ फंक्शन लगा के भी देख सकते हो, साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें डाटा टाइप का नाम दे दो, डायरेक्टली वो प्रिंट करेगा। अगर एग्जीक्यूट करना ही है तो यहाँ पे करेंगे। so size of int, so मैं अभी तो int का सिर्फ करके दिखाता हूँ, बाकी के तुम खुद से ट्राई कर लेना। ये रन होने में शायद से टाइम लेगा। ओके, सो n डिफाइन नहीं है, n की जगह मैं फाइल ले लेता हूँ वापस। सो एग्जीक्यूट करेंगे।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो तब तक हम बाकी के ये देख लेंगे। इंट 4 कैरेक्टर बुलियन ये स्ट्रिंग ये और क्या बचा, फ्लोट डबल बचा। सो डबल लेता है डिपेंडिंग ऑन ये कंपाइलर होता है। मेरा कंपाइलर इतना इतना लेता है, तुम्हारे कंपाइलर के हिसाब से अलग अलग बाइट्स रिजर्व होते रहेंगे। सो मेरा डबल 8 लेता है। किस किस के कंपाइलर्स में डबल 4 बाइट का भी होता है। सो ये एग्जैक्ट नहीं है पर रफली अप्रोक्सीमेटली सब मोस्ट ऑफ दी अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स में इतना लिया जाता है। सो ये ऐसे रफ होता है। सो इसमें एक क्वेश्चन हो गया इंटीजर वाला। सो कहा गया वो क्वेश्चन। सो देखो हाउ मच बाइट डज एन इंटीजर रिजर्व। सो 4 बाइट लेता है। 1 बाइट कैरेक्टर बुलियन, 32 स्ट्रिंग लेता है, 8 बाइट डबल लेता है। सो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हाँ हम स्पेस के बारे में देख रहे थे। सो अभी ये जो एक वेरिएबल है ये कितना स्पेस ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। सो 4 बाइट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो कांस्टेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 में, मतलब बिग O ऑफ 1। सो ये कांस्टेंट टाइम का नोटेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं एक अरे बनाऊं, सो इंट अरे ऑफ n, मतलब कोई साइज होगा n। सो यहाँ पे अरे में होता क्या है, n टाइम्स एक वेरिएबल जितना स्पेस रिजर्व होता है। मतलब इन 4 बाइट का होगा। सो 4 इंटू एन टाइम्स जितना जगह लिया जाएगा। सो कितना जगह होगा, 4 इंटू एन, 4n टाइम्स। और मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट हम इग्नोर कर सकते हैं। सो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n। तो ये कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ n जगह लेगा। सो सिमिलरली अगर मैं 2 अरे डिक्लेयर करूं, सो मैंने 2 अरे डिक्लेयर किया, अरे और अरे 1 करके। सो ये भी कितना जगह लेगा, ऑर्डर ऑफ n जगह लेगा। सो एक अरे कितना लेता है, ऑर्डर ऑफ n। सो यहाँ पे अगर टोटल करूं, सो 2n प्लस 1, सो 2n प्लस 1 इतना फंक्शन बन रहा है मेरा, ये स्पेस इतना ले रहा है। सो इसमें मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट इग्नोर कर सकते, कांस्टेंट इग्नोर करो, बच्चा कितना n। सो ये कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। सो सिमिलरली सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, एक इंट बना है अरे n का। सो ऑर्डर ऑफ n जगह लेगा। इसके बाद में ये ऑर्डर ऑफ n जगह लेगा। उसके बाद में फॉर लूप चलेगा। ये तो टाइम के बारे में हो गया, पर हमें सिर्फ स्पेस देखना है। सो यहाँ पे कुछ हो रहा है नहीं, और कोई वेरिएबल्स क्रिएट किए नहीं। तो इसका कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम होगा। ओके, सो इसमें कोई डाउट है, ऑर्डर ऑफ अगर एग्जैक्ट देखना है तुम्हें, सो ये ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। सो 2n और यहाँ पे कुछ बनाए नहीं, यहाँ पे कुछ बनाए नहीं। सो ऑर्डर ऑफ 2n जगह लेगा। पर हम रफली कितना एस्टिमेट कर सकते कि n लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n लीनियर स्पेस लिया जाएगा, मतलब n स्पेस लिया जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है, समझ में आया है, कोई डाउट है, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर ये था। उसके बाद में ये हो गया स्पेस के बारे में। सो अगर मैं यहाँ पे स्पेस देखूं, सो मेरा मेन फंक्शन में यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स, बेसिकली वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट या तो फिर कोई स्ट्रक्चर, वो सब स्पेस लेते, अपना ये सादे वाले कमांड्स से स्पेस लेते। सो अभी जाएंगे इसमें। सो ये लीनियर सर्च कितना स्पेस लेगा, अरे ऑफ n। सो n जितना स्पेस लेगा एक की लिया जाएगा। सो n+1 जगह यहाँ पे कोई और कुछ स्पेस यूज हो रहा है नहीं। सो ओके, ए नहीं, अरे के बजाय ए, मैंने अंदर ए यूज किया है पर दिया है अरे नाम। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो एक अरे लिया जाएगा कितना, n साइज का, हमें पता है कि n साइज का ही होगा। सो वो हो गया ऑर्डर ऑफ n स्पेस, और एक की जगह ली जाएगी क्योंकि की भी एक वेरिएबल है। सो ऑर्डर ऑफ n+1। सो रफली ऑर्डर ऑफ n जगह लेगा लीनियर सर्च। ये अगर कोई प्रोग्राम होता तो ये उतना स्पेस लेता क्योंकि इसमें बाकी कुछ नहीं है। चलो अभी हम बाइनरी सर्च का देखेंगे। अरे n का साइज का होगा, सो ऑर्डर ऑफ n, कमेंट बना लेंगे डायरेक्ट, n स्पेस लेगा। उसके बाद में की वेरिएबल 1, उसके बाद में ये L एंड H दो वेरिएबल्स बने, सो वो 1+1 होगा 2। उसके बाद में अंदर एक मिड वेरिएबल बना, उसका एक स्पेस जाएगा 1। उसके बाद में अरे ऑफ की नहीं, यहाँ पे बाकी कुछ बना नहीं है। सो यहाँ पे टोटल n+4। सो n+4 में कांस्टेंट अगर इग्नोर कर दे, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो समझे कि स्पेस कैसे निकालते हैं। सिमिलरली अभी हमें टाइम निकालना है। सो यहाँ पे फॉर लूप का टाइम हमने रफली क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ n होता है।
सो अगर लीनियर सर्च में जाए, सो लीनियर सर्च में फॉर लूप लगाए, सो फॉर लूप लगेगा तो कितना टाइम लगेगा, और ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लगेगा। सो लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। ये कैसे निकाला, एक फॉर लूप एन का लगता है, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, एन 100 होगा तो 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 200 होगा तो 200, 300 होगा तो 300। तो वैसे डिपेंडिंग ऑन ये उसके अंदर की बॉडी उतने बार एग्जीक्यूट होगी। सो डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे एन है, सो मैं बता सकता हूँ कि रफली ये ऑर्डर ऑफ एन होगा रफली। सो ये एक सर्च करने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। सिमिलरली अभी हमें बाइनरी सर्च का देखना है। सो ये तो स्पेस का हो गया, अभी हम टाइम का भी देखेंगे। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये देखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा लॉग क्या होता है वो पता होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे हो रहा क्या है ना कि मैंने एक स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट लिया। अगर ओके, सो मल्टी लाइन कमेंट बना लेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इतना जगह है मेरे पास। ये कितने हो गए, 8 जगह हो गए शायद, 1 2 3 4 नहीं 9 जगह है। सो अभी क्या होगा, मेरा n 9 ही कंसिडर करता हूँ मैं। हाँ, सो अभी 9 जगह है यहाँ पे। पहले तो क्या हो रहा है, जीरो से n-1 तक का उतना, मतलब 2 पॉइंटर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 पॉइंटर सेट हो रहे हैं। पॉइंटर सेट होने के बाद मैं एक मिडल एलिमेंट निकाल रहा हूँ, मिडल ये आया। अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं, मैं ढूंढ रहा हूँ 7 के लिए, तो अभी होगा क्या, 5 से लेके ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, मतलब डिलीट नहीं, मतलब हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। मतलब क्या हो गया, आधा पार्ट कट हो गया। सो अभी हमें आधे पार्ट पे देखना है। सो ये आधे पार्ट पे अभी देखेंगे, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। कब तक आधा आधा करना है, जब तक हमें एक एलिमेंट नहीं मिलता। अभी वो एलिमेंट या तो हमें जो चाहिए वो होगा, अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो नॉट फाउंड होगा। सो मतलब दोनों में से कुछ तो भी होगा। सिमिलरली ये तो सिर्फ 9 का था, अगर मेरे पास n इसका होता तो यहाँ पे क्या होता, n इसका रेंज होता मेरे पास। सो अगर मैं हाफ निकालू, सो n/2 कट हो जाता, बचता कितना, n/2 बचता, क्योंकि n में से हाफ कट हो जाता तो बचता कितना, n/2। n/2, सो अगर मैं 0 से कंसिडर करूं, सो n/2 तक का बच ये होता। तो इसके बाद में इसका आधा होगा अभी n/2। सो यहाँ से सो /2 और ये n तक। सो ऐसा रेंज था, आधा तक ये पूरा कट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ n/2 का हाफ, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये एंडिंग पॉइंट है, सो इसका भी मिड कुछ तो भी होगा। सो मिड क्या होगा, n/2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा, n/4 होगा। सो अभी क्या होगा कि मेरा इस साइड पे लाई कर रहा है अभी भी मेरा आइटम, मतलब मेरा जो कुछ ये है वो। सो ये इतना डिलीट हो जाएगा। अभी ये वापस रेंज होगी कुछ तो, इसके बीच में कुछ तो भी एक मिडल एलिमेंट होगा, वो होगा n/8। n/8 क्यों होगा, क्योंकि n/4 का हाफ, पहले हमने क्या किया, n का हाफ किया n/2, n/2 का हाफ n/4, n/4 का हाफ n/8। सो अभी n/8 आया। ऐसे ही मुझे करते जाना है, कब तक करते जाना है, जब तक मुझे एक वैल्यू नहीं मिलती, एक वैल्यू। सो अगर मैं 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻³ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, सबसे लास्ट में n था, बीच में क्या आया, n/2 आया, मतलब 2⁻1 बोल सकते हैं। सो यहाँ पे बीच में क्या आया, n 2⁻2। मतलब क्या हो रहा है, हम डिवाइडेड बाय 2 करते जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करें, हाफ 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 करते जा रहे हैं। सो ये कभी तक तो चलेगा ऐसे। सो n/2⁻k तक चलेगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। कोई वेरिएबल है k, तब तक चलेगा। तो तब तक चलने के बाद मेरे को एलिमेंट कितना बचेगा, एक एलिमेंट बचेगा। n में से एक एलिमेंट बचने तक मैं करते जाऊंगा। सो यहाँ पे बीच में 2⁻4 होगा, 2⁻5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे मैं k तक करते जाऊंगा। सो k करने के बाद मेरे को एक एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं मैथमेटिकली जाऊँ, सो n 2⁻k = 1, क्योंकि एक एलिमेंट मिल रहा है लास्ट में जाके। सो उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसे ऊपर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, n = 2⁻k। उसके बाद में दोनों साइड पे लॉग लगा लूंगा, log n = log
टू रेस टू के। अभी मैंने लॉग क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को के की वैल्यू चाहिए और मुझे लॉग का एक फॉर्मूला पता है कि टू रेस टू के होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉग आगे आ जाएगा, सॉरी के आगे आ जाएगा, सो के लॉग टू हो जाएगा। अभी मेरे को के की वैल्यू चाहिए, सो लॉग टू को उधर लेके गया मैं, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, लॉग एन, सॉरी, सो लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग टू इक्वल टू के। सो यहाँ पे अभी लॉग का बेस क्या होगा, मैं अगर एज्यूम करूँ टू होगा, टू नहीं होगा, लॉग मैंने ये मैथमेटिकली में किया है। मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर में हमेशा लॉग टू का होता है, पर ये मैंने मैथमेटिकली अलजेब्रा में हमेशा लॉग 10 का होता है, बेस उसका 10 होता है। सो मैंने एक बेस ऑफ चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा था, उसमें क्या होता है, उसमें एक लॉ क्या था कि लॉग ए टू द बेस बी, अगर यहाँ पे कोई बी होगा नीचे, तो नीचे से लिख लेता हूँ, सो लॉग टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी होगा, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ए टू द बेस सी, कोई रैंडम वेरिएबल, ये पूरा डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय क्या आएगा, लॉग बी टू द बेस सी। सो मैं कोई रैंडम ये ले सकता हूँ। सो अगर यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, तो मैं इन दोनों को कैसे बना सकता हूँ, लॉग टू द बेस 2 n। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, लॉग n टू द बेस 2। सो हो गया कंप्यूटर का ये लॉ ऑफ, मैंने क्या बोला था कि बेस 2 होगा, सो ये प्रूव हो गया एल्जेब्रिकली। सो ये क्या हो गया, k की वैल्यू log n टाइम्स हो गई। सो k क्या है, कितने बार हमें हाफ हाफ करते जाना है, कितने बार हमें हाफ हाफ करते जाना है। सो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक तो मिड -1 कर रहे हैं, मिड +1 कर रहे हैं, मतलब हाफ कैंसिल कर रहे हैं। सो ये कितने तक करते जाना है, जब तक हमें एक नहीं मिलता। सो कितना स्टेप परफॉर्म करना है, k बार हमें ये परफॉर्म करना है। सो k बार परफॉर्म करना है, तो k को मैं n के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, log n लिख सकता हूँ मैं, log n, log टू द बेस 2, log n टू द बेस 2, पर log n भी लिख सकता हूँ, तो कंप्यूटर में सब वो बेस 2 ही कंसिडर किया जाता है। सो अगर बाइनरी सर्च का क्या आया अभी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k, क्योंकि k स्टेप परफॉर्म करना पड़ रहा है एक कमांड को एक टाइम। सो k कमांड के लिए k टाइम्स, k को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ n लिख सकता हूँ। सो log ऑफ n, और लीनियर सर्च किसका था, ऑर्डर ऑफ n का था, ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ लॉग n में से छोटा कौन सा है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी, ऑर्डर ऑफ n, ये ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ लॉग n में से छोटा कौन सा है, लॉग n वाला है, मतलब टाइम कम कौन सा लेगा, लॉग n वाला कम टाइम लेगा, n वाला ज्यादा टाइम लेगा, समझ रहे हो। सो इसके लिए बाइनरी सर्च जो है वो एफिशिएंट बोला जाता है। एफिशिएंट क्यों, क्योंकि क्या होता है, उसके वैल्यूज ये होने कि वो कम टाइम लेता है सर्च करने में। सो ऐसे होता है। सो वैसे ही यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, what does it means when we say an algorithm x is asymptotically more efficient than y। अगर x बाइनरी सर्च है और y लीनियर सर्च है, तो इसे x को हम asymptotically more efficient कैसे बता सकते हैं, y will always be a better choice for small input। सॉरी, मतलब ये आंसर नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। सो y will be always be x will be always be better choice for small input, x will be better for all input, x will be better choice for large input। इसका आंसर है large input। क्यों, क्योंकि अगर दो मेरा फंक्शन है कोई, सो मेरा कोई फंक्शन है, सो log n, और मेरे दो फंक्शन है n। सो अभी log n में पहले तो 0 वैल्यू होगी, सो log ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, और n 0 है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, log ऑफ n ज्यादा ले रहा है, टाइम ज्यादा लेगा। उसके बाद में n की वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 लिया है, हाँ, सो 2 लिया है तो 1 आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिया 4, तो यहाँ पे अगर 4 लिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, log ऑफ 4 आता है 2, क्योंकि 2 रेस टू 2 आता है जो ऊपर वाला, उसे कैसे दिखाओ कि log
टू रेस टू 2 होगा। सो ये 2 आगे चला जाएगा, ये हमने एक फॉर्मूला देखा था लॉग का। सो 2 अगर आगे चला गया तो यहाँ पे बचा क्या, log 2 टू द बेस 2। log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे हमने देखा है। सो अगर वो 1 है तो ये बचेगा कितना, 2 बचेगा। सो आंसर क्या है, 2 है। सिमिलरली अभी ये हो जाएगा 3 किसके लिए, 8 के लिए, क्योंकि 2 रेस टू 3 8 होता है। सो वैसे ही 5 के लिए कुछ 2 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। सो 2 पॉइंट समथिंग आएगा रैंडम। ये करेक्ट है क्या नहीं मैं बता नहीं सकता, कुछ तो भी आएगा रैंडम। किसके लिए, 5 के लिए। 6 के लिए भी कुछ तो भी रैंडम आएगा। 7 के लिए भी कुछ तो भी रैंडम आएगा, मतलब फ्लोट में आएगा। 8 के लिए 3 आएगा। 16 के लिए 4 आएगा। सो उसके बीच में 3 पॉइंट कुछ तो भी ऐसे आता जाएगा। मतलब कितना, देखो स्टार्टिंग में लॉग एन बड़ा था, स्मॉल इनपुट्स के लिए लॉग इन बड़ा था, एफिशिएंट नहीं था। पर जैसे जैसे लार्ज इनपुट आने लगे, लार्ज इनपुट के लिए ये ट्रेमेंडसली छोटा होते गया। तो यहाँ पे इसके लिए एक्स विल बी बेटर फॉर ऑल इनपुट। ऑल इनपुट के लिए बेटर नहीं है, सिर्फ लार्ज इनपुट के लिए बेटर है। स्मॉल इनपुट के लिए तो बेटर नहीं है, ये दिख रहा है देखो n 0 है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। स्मॉल इनपुट के लिए बेटर नहीं है, ऑल इनपुट के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि स्मॉल इनपुट्स के लिए बेटर नहीं है तो ऑल इनपुट्स के लिए बेटर नहीं है। सो एक्स विल बी ऑलवेज बेटर चॉइस फॉर लार्ज इनपुट। y will always be better for choice of small input। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे तो देख रहे, देखो छोटे इसके लिए ये बेस्ट है, पर ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता। अगर मेरे पास कोई अलग फॉर ये होगा, सो 3n + 4 ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे n² ऐसा कुछ तो भी होगा। स्टार्टिंग में 0 के लिए दोनों 0 होंगे, 1 के लिए ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। सो ऐसे डिपेंड हो सकता है। तो इसके लिए y भी हमेशा ऑलवेज लिखा है उन्होंने, मे भी लिखा रहता तो एक बार करेक्ट हो सकता था, पर यहाँ पे ऑलवेज लिखा है। सो ऑलवेज करेक्ट नहीं है, इसमें करेक्ट आंसर आता है x विल बी ऑलवेज बेटर चॉइस फॉर लार्ज इनपुट। तो ये याद रखो, लार्ज इनपुट के लिए बेस्ट होता है, स्मॉल इनपुट के लिए ये भी वर्स्ट ही होता है, मतलब अच्छा नहीं होता। सो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते। सो अभी हमने बाइनरी सर्च का निकाला, लीनियर सर्च का निकाला। सो ऐसे ही अभी फंक्शंस देखेंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। सो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एस्टिमेट, हाँ सो वर्स्ट केस बेस्ट केस ये क्या होता है ये भी देख लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे उसमें। सो यहाँ पे अभी अगर मेरा अरे होता, तो यहाँ पे मेरा अरे होता 1 2 3 4 5 6 7, चलो रैंडम ही ले लेंगे। सो ये एक रैंडम लिस्ट होता, लिस्ट नहीं अरे होता। और मुझे फाइंड क्या करना है, अगर की मेरा 15 होता, 15 के लिए कितना टाइम लगता, यहाँ पे पहले जाता इनिशियलाइज करता, एक चेक करता यहाँ पे, फिर अंदर जाता, पहला एलिमेंट 0 होता, चेक होता और रिटर्न हो जाता। मतलब कितना एक ही कंपैरिजन लग रहा है। सो बेस्ट केस अगर यहाँ पे होता, तो ये क्या हो रहा है, एक ही टाइम में, एक ही कांस्टेंट टाइम में कौन सा भी एलिमेंट जो फर्स्ट इसमें रहेगा, सो लीनियर सर्च उसको कितने टाइम, कितने कंपैरिजन कितने कमांड में ढूंढेगा, एक कमांड में ढूंढ सकता है, मतलब कितना कांस्टेंट टाइम। तो ये क्या होगा, बेस्ट बेस्ट केस हो गया। क्योंकि बेस्ट क्यों है, क्योंकि जब भी मुझे कोई एलिमेंट चाहिए रहेगा वो फर्स्ट इसमें ही होगा। सो वो हो गया बेस्ट। पर ऐसे ही हर कंडीशन में नहीं हो सकता। अभी मेरे को 0 2 ढूंढना है। सो 0 2 के लिए मेरे को एक चेक, दो चेक, 3 4 5 6 6 चेक करने पड़ेंगे। 6 क्यों, क्योंकि 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स कैसे आएंगे, n के डिपेंडिंगली। सो अगर n 6 होगा, सो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ n होगा। लीनियर सर्च कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ n लेगा। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो n/2 भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। मैं सिर्फ बेस्ट केस क्या है कि ऑर्डर ऑफ 1 में हमको फर्स्ट ही चेक में मिल जाएगा। वर्स्ट केस क्या है, ये जो है ऑर्डर ऑफ n, ये भी वर्स्ट केस नहीं है। वर्स्ट केस क्या है कि उस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ 1 ढूंढ रहा हूँ, ये चेक हुआ नहीं आया, 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 वापिस एक बार चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, सो रिटर्न हो गया। रिटर्न क्या होगा, रिटर्न -1 हो गया, मतलब नॉट फाउंड। सो वो ऑर्डर ऑफ n, मतलब वो ऑर्डर ऑफ n+1 होता अगर हम इसमें देखते कि एग्जैक्टली देखते, ये ऑर्डर ऑफ n होता और वो ऑर्डर ऑफ n+1 होता, क्योंकि एक कंपैरिजन वो ज्यादा कर रहा है। पर हम ये कांस्टेंट को इग्नोर करते,
कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे तो दोनों ऑर्डर ऑफ एन ही हो जाएगा। सो इसके लिए ये जो केस है जिसमें हमें मिल ही नहीं रहा, ये क्या है, वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस क्या है कि सबसे बेकार केस है, इसमें हमें मिल ही नहीं रहा, जो एल्गोरिदम जिसके लिए बनाया था वो मिल ही नहीं रहा, या फिर मिल रहा है सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, दोनों हो सकता है। सो वो होता है वर्स्ट केस। सो अभी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वर्स्ट केस को हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन से दिखा सकते हैं। वर्स्ट केस क्या है, एक टाइप का कंडीशन है, उसको मैं चाहे तो नोटेशन अलग अलग भी ले सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ एन में लिया, मुझे अगर ओमेगा में भी लेना है तो मैं ओमेगा में भी ले सकता हूँ। सो मैंने लिया ओमेगा ऑफ एन। सो अगर मैं ओमेगा ऑफ एन लूं तो भी करेक्ट ही है, क्योंकि ये सिर्फ मैं नोटेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर रहेगा हमेशा। सो एन से ज्यादा ही रहेगा, ये करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ एन से कम ही रहेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली, सो वो भी करेक्ट है। ये अपर बाउंड हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया। सो यहाँ पे मैं थीटा भी ले सकता हूँ। थीटा क्या हो गया, थीटा ऑफ एन हो गया। सो ये तीनों मैं वर्स्ट केस के लिए लगा सकता हूँ, बेस्ट केस के लिए भी मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ओमेगा ऑफ वन आ सकता है। ओके, सो ओमेगा ऑफ वन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा भी ले सकता हूँ क्योंकि दोनों का ये वैल्यू सेम है। सो यहाँ पे बेस्ट केस के लिए तीनों भी नोटेशन यूज कर सकता हूँ, वर्स्ट केस के लिए भी तीनों भी यूज कर सकता हूँ। सो वो डिपेंड कर ये जो मन में ये था ना कि पहले वर्स्ट केस के लिए हम सिर्फ बिग ओ यूज करते, वो गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि बिग ओ के लिए हम सिर्फ वर्स्ट केस के लिए बिग ओ नहीं यूज कर सकते। हम वो उसे रिप्रेजेंट ओ में क्यों करते, क्योंकि हम हमेशा बड़ा वाला ही लेते, अपर बाउंड ही लेते, तो इसके लिए ओ में कंसिडर करते हैं हम। सब कुछ हम ओ में कंसिडर करते। अगर कोई क्वेश्चन होगा ओमेगा फाइंड आउट करो तो ही हम जाके करते। सो ये क्वेश्चन ऐसे गेट में आ सकते कि ओमेगा फाइंड आउट करो, थीटा फाइंड आउट करो। थीटा ज्यादा करके फाइंड आउट क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले तो एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सो हाँ, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है फैक्टोरियल फंक्शन। तो फैक्टोरियल फंक्शन क्या है ना, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। सो ये होता है n फैक्टोरियल इक्वल टू ये। सो इसके लिए एक सो फैक्ट का एक फंक्शन भी बना लेंगे। सो फैक्ट का फंक्शन अगर बना है, सो फैक्ट ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल का फंक्शन भी बनेंगे। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तुम बताओगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम बताओगे। ओके, सो फैक्ट फंक्शन एक n वेरिएबल लेगा, उसका क्या करेंगे हम, रिटर्न क्या करेंगे, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन। n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। सो ये करेक्ट हो गया। ये कब तक चलना चाहिए, एक बेस केस होता है ये, इसे रिकर्जन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल कॉल्स इटसेल्फ। सो वो खुद को बुलाते जा रहे हैं, अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। सो चलो रिकर्जन छोड़ देते हैं, हम किससे ये करेंगे, फॉर लूप लगा लेंगे। सो while n is not equal to 0, जब तक n 0 नहीं है तब तक क्या करना है, n नहीं, कोई आंसर ले लेंगे, आंसर इक्वल टू आंसर इनटू n, और हर केस में n की वैल्यू एक कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि पहले केस में n मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे n चेक होगा, n मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में n माइनस वन होगा, वो मल्टीप्लाई होगा आंसर के साथ, वापस चेक होगा, वापस मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, कब तक, 0 तक पहुंचे जाएगा। सो ये एक फंक्शन बन गया किसका, इसका फैक्टोरियल का। सो अभी इसमें हो रहा क्या है, पहले तो आंसर डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब भी हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं, मैंने क्या बोला था, 1 लेना होता है। 0 लिया तो 0 इंटू n 0, हमेशा 0 0 0 आते रहेगा। तो यहाँ पे अभी मेरे को इस फंक्शन का कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, टाइम बाद में देख लेंगे, पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा ये बताओ। कितना जगह लेगा ये प्रोग्राम।
किसी को ट्राई करना है? अरे वाइल्ड गेस मारो, उसमें क्या जा रहा है? अभी इतना जो बताया उसमें से थोड़ा कुछ तो भी समझ में आया होगा। बता दो, 1 बता दो, n बता दो, log n बता दो, क्या होगा बताओ? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हाँ, आवाज नहीं आ रहा। वाइल्ड गेस मारो, उसमें क्या जा रहा है? ट्राई करो, कुछ तो भी आंसर चाहिए मेरे को। सॉरी, क्या 1 या n? कितना? अभी तक तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी है, तो उससे कॉम्प्लेक्स है फैक्टोरियल का। जल्दी कोई स्पेस बताओ, कुछ भी बताओ जल्दी। अरे ट्राई करो, माइक अनम्यूट करके कुछ तो भी बोल दो। फास्ट फास्ट फास्ट, मैं वेट करूंगा, जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक वेट करूंगा। बताओ कुछ तो। हाँ, कोई तो बोल रहा था, प्लीज कंटिन्यू। गलत हुआ तो होने दो ना, ट्राई करो जल्दी। मैं वेट कर लूंगा, 8 9 10 बजे। एन, एन लेना है। हाँ या ना? क्लियरली बोलो, एन या फिर 1, क्या बोलना है? एन, ओके। सो तुम्हें क्या लग रहा है, एन लेगा? तो एन क्यों लेगा, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हो? ये इंट एन देख के ऑर्डर ऑफ एन ले लिया ऐसे? सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इंट एन कितना, इंटीजर कितना जगह लेता है? इंटीजर कितना जगह लेता है? अभी जस्ट आंसर बताया मैंने। 4 बाइट। 4 बाइट लेगा। सो इंटीजर एन बनाने में 4 बाइट की जगह चली जाएगी। इंटीजर आंसर अगर बनाना होगा तो और कितना बाइट जाएगा? कितना जाएगा? और एक इंटीजर का बनाया मैंने। सो इंटीजर कितना लेता है उतना ही जगह जाएगा। इंटीजर कितना लेता है वापस? फास्ट आंसर। सो अभी तुमने क्या बताया, एक इंटीजर अगर n बनाना है तो 4 बाइट लेंगे। सो वैसे ही मेरे को एक आंसर, आंसर नाम का इंटीजर बनाना है तो कितना जगह जाएगा? इंटरेक्टिव करो, पटपट बोलो, जल्दी बताओ। कितना लगेगा एक इंटीजर के लिए? 4। ओके 4। सो पहला 4 जो है वो n के लिए हो गया,
दूसरा 4 जो है आंसर के लिए हो गया। 4 + 4 कितना होता है? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। 4 + 4 कितना होता है? 8। सो 8 क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है या कुछ है? 8 क्या है? कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है, कोई लीनियर वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लॉगरिथमिक है, क्या है 8? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इसे ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट स्पेस ले रहा है। सो कांस्टेंट स्पेस के लिए नोटेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ 1। सो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ 1। समझे? सो हो रहा क्या है कि एक जो इंटीजर n है वो 4 बाइट का जगह लेगा, उसके बाद में ये जो आंसर है वो 4 बाइट का जगह लेगा। सो 4 + 4 8 बाइट्स की जगह ली जाएगी। सो 8 बाइट्स जगह ली जाएगी। सो 8 क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई अरे नहीं बन रहा। अगर अरे बन रहा होता तो वो n का जगह लेता, कि n बाइट्स मतलब डाटा टाइप की वैल्यू जितना n स्पेस बनाता वो। सो n स्पेस बनाने के लिए n के स्पेस जाता, पर यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस जाएगा कि 2 ही इंटीजर बन रहे। सो ये क्या होगा? कांस्टेंट स्पेस हो गया। सिमिलरली अभी हमको टाइम देखना है। सो टाइम में भी पहले तो ये क्या होगा? n के लिए चेक होगा, एक बार चेक होगा। अगर n 0 है सो ये नॉट इक्वल टू, पर वो इक्वल टू हो जाएगा। सो 0 में क्या हो रहा है? हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। सो सो 0 के लिए जब n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो फैक्ट फंक्शन कितना लेगा? ऐसे। सो n की वैल्यू 0 होगी तो फैक्ट कितना लेगा? ये चेक ही नहीं होगा, सो इसमें कुछ जाएगा ही नहीं। सो ये बेसिकली ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सो वो एक कमांड एग्जीक्यूट होगा। सो मतलब 2 कमांड होंगे एग्जीक्यूट। सो वो कांस्टेंट टाइम हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 होगी सो एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा ये। सो एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 होगी सो ये 2 के लिए होगा। सो ये पहले बार 0 के लिए चेक होगा, फिर 1 के लिए, 2 के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन n ये वैल्यू चेंज होते जा रहा है। ये समझ रहा है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो ये चेक होगा, फिर उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों को मैं कांस्टेंट बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 1 यूनिट टाइम लेगा पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 यूनिट टाइम लेगा। सो 1 + 1 2 यूनिट टाइम लेगा। सो 2 यूनिट टाइम लेगा, तो 2 यूनिट को मैं कांस्टेंट ही बता सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। सो ऑर्डर ऑफ 1 कितने बार आएगा? 0 के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये 1 के लिए जब 1 होगा तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, और फिर सेकेंड बार चेक होके छोड़ दिया जाएगा। सेकेंड के लिए वापस एग्जीक्यूट होगा। सो अगर मेरा कोई नंबर है n, सो वो कितने तक एग्जीक्यूट होगा? n के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में n-1 के लिए होगा, उसके बाद में n-2 के लिए होगा, n-3 के लिए होगा। सो ऐसे होते होते 0 तक के लिए होगा, मतलब कितना? n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सो इस फंक्शन का ये क्या बनता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? O ऑफ n, क्योंकि उतने बार एग्जीक्यूट होगा वो। समझ रहा है? सो व्हाइल लूप भी फॉर लूप जैसे ही काम करता है, सेम काम है, क्योंकि फॉर लूप का भी ऑर्डर ऑफ n था, सेम इसका भी वैसे ही है। अगर मैं व्हाइल को हटा के अगर तुम्हें वो फॉर लूप देखना है तो उसका फॉर लूप कैसे बनेगा? सेम यही बॉडी तो यही होगी, बॉडी थोड़ी सी चेंज होगी। सो अगर फॉर लूप का मैं बनाऊं तो यहाँ पे फॉर n तो पहले से ही डिफाइंड है, सो डिफाइन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में n-1 है, सो माइनस माइनस भी कर सकता हूँ, ये कंडीशन हटा देता हूँ। सो उसके बाद में n शुड बी ग्रेटर देन 0 का कंडीशन होगा, क्योंकि n को माइनस माइनस करते जा रहे हैं और इनिशियली n लिया है। सो ये ऐसा ही ये होगा। सो ये अभी एक फॉर लूप का क्या है? ऑर्डर ऑफ n है। सो ये फॉर लूप और ये व्हाइल लूप दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। देखो कंडीशन थोड़ी सी चेंज है पर काम तो सेम ही है।
कि n कम कम होते जा रहा है और कंडीशन जब वो 0 हो जाएगा तब हमें स्टॉप करना है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी जब ये 0 हो जाएगा तब हमें स्टॉप करना है। तो 0 होने के लिए इक्वल, हाँ 0 हो जाएगा तब स्टॉप करना है। सो ये कंडीशन भी सेम है, ये माइनस माइनस करते जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, एक फॉर लूप ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है। सो ये फॉर लूप और ये व्हाइल लूप दोनों सेम ही है। सो दोनों कितना टाइम लेंगे, ऑर्डर ऑफ n। सो ये फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n। सिमिलरली मैं और एक फंक्शन बनाता हूं। सो ये अभी मैंने एक फंक्शन बना लिया। सो अभी ये जो फॉर लूप है ये कितने बार चले, इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, फॉर लूप का बेसिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सो क्या होगा, सो फॉर लूप का हमने बेसिकली क्या बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। एक ही मिनट में आया, तब तक तुम ये फाइंड करो कि एक फॉर लूप के लिए कितना होता है। ओके सो फॉर लूप का हमने क्या बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n। सो ये फॉर लूप जो है ये n टाइम्स चलेगा। हाँ सो इसको मैं अभी निकाल देता हूँ, इसके जगह पे मैं कुछ नाम डाल देता हूँ, एक कमांड डाल देता हूँ cmd। हाँ सो ये एक cmd कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि हमने जस्ट देखा था कि कमांड के जगह पे सो ये फॉर लूप है, कमांड के जगह पे एक फॉर लूप है। हाँ सो कमांड कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। तो ये ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा कमांड। पर अभी हमने क्या बोला था कि ये जो फॉर लूप है ये कितना टाइम लेगा, बाहर वाला फॉर लूप। सो ये भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। सो हमने जब देखा था कि फॉर लूप कैसे चलता है, तभी अंदर का जो वैल्यू था वो ऑर्डर ऑफ 1 था। ऑर्डर ऑफ 1 होने के कारण वो 1 कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर यहाँ पे होगा वो फॉर लूप का, हाँ सो यहाँ पे होगा तो n टाइम्स चलता है ये n इंटू 1 था, बेसिकली 1 था, उसको मल्टीप्लाई कितने बार होता है, n टाइम्स होता है। क्यों, क्योंकि n बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। ये देखो ये ऑपरेशन और कंडीशन n टाइम्स परफॉर्म होती है और ये n बार ये परफॉर्म होता है, n इंटू 1। पर यहाँ पे अभी हो रहा क्या है ना, जो मैंने अभी जो लूप लिया है, यहाँ पे अंदर की जो वैल्यू है वो n टाइम्स पहले से, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स पहले से, और मैं उसको वापस कितने बार चला रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। मतलब बाहर वाला जो फॉर लूप है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम चलेगा, वो इसको कितने बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, और ये खुद से कितने बार चलेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। सो अगर मैं बाहर वाला m ले लूं और ये n ले लूं तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n, ये करेक्ट होगा, इनटू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ m होगा। क्यों, क्योंकि ये m टाइम्स चलेगा बाहर वाला फॉर लूप, और जितने बार ये चलेगा उतने बार ये कमांड चलेगा। पर ये कमांड खुद में कितने बार चल रहा है, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, मतलब n बार चल रहा है। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू m। पर अगर m के बजाय n ही होगा, सो ये n इंटू n क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो समझे, दो फॉर लूप हो गए तो उसके क्या होते,
दो फॉर लूप होंगे, एक के अंदर एक नेस्टेड, सो वो क्या होता है, n स्क्वायर हो जाता है। सो अगर हम इसे वापस रिस्टोर कर दे जैसे था पहले जैसे, सो ये कट, ये निकाल दिया कमांड, कमांड की जरूरत नहीं, ये भी निकाल दिया, ये पेस्ट कर दिया। सो ये कितने बार चल रहा है, एक फॉर लूप n टाइम्स, उसके अंदर का n टाइम्स, सो n इंटू n, n स्क्वायर टाइम्स। सिमिलरली अगर ये ऐसा होता, सो अगर ये ऐसा होता फॉर लूप, सो इन दोनों में डिफरेंस है, ये देखना है। तो किधर गया वो, हाँ। सो इन दोनों में डिफरेंस है, ये एक के अंदर एक फॉर लूप है और ये सेपरेट दो फॉर लूप है। सो इसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। सो ये दोनों टोटल प्लस होंगे। ये प्लस क्यों होंगे, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, पर इसमें क्या हो रहा है, ये n बार चल रहा है, उसके वजह से ये भी n बार चलेगा अंदर वाला फॉर लूप, पर वो फॉर लूप खुद में कितने बार चल रहा है, n बार चल रहा है। सो ये टोटल कितने बार होगा, n स्क्वायर टाइम्स, और ये n प्लस n 2n हो जाएगा। तो 2n हो जाएगा, पर कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे तो n हो जाएगा। सो जब ऐसे साइमल्टेनियसली हम एक के बाद एक अगर चला है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर नेस्टेड होगा तो फर्क पड़ता है, इसके लिए n स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्वेश्चन था क्विज में, हाँ, सो ये देख लेंगे, अभी लाइन वाइज करते जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो सब देख लिया। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एस्टिमेट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ओमेगा कर सकता है, थीटा कर सकता है, बिग ओ कर सकता है, तो तीनों कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि वर्स्ट केस क्या होता है, वो एक कंडीशन होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो बिग ओ हो, ओमेगा हो, थीटा हो, किस से भी कर सकते हैं वर्स्ट केस को। तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में रिकर्सिव एल्गोरिथम का ये बाद में देख लेंगे थोड़ा, उसमें थोड़ा सा और जानना बाकी है। बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च विल गिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस हमने क्या देखा था, ऑर्डर ऑफ 1 का देखा था, क्योंकि वो हर टाइम में फर्स्ट जगह पे प्रेजेंट होता है, इसके लिए वो ऑर्डर ऑफ 1 का हमने बेस्ट केस देखा था। उसके बाद में स्पेस का तो हमने देख लिया था, ये 2n हो जाएगा। अभी ये इसमें बाहर वाला जो फॉर लूप है वो अपना नॉर्मल फॉर लूप है, देखो n/2 ये लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस, पर यहाँ पे जो है j वाला, इसमें देखो j इंटू 2 हुआ है, सो इसमें थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। सो अगर इसका देखे तो चलते हैं मल्टीलाइन कमेंट में, यहाँ पे फॉर लूप है int j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j इक्वल टू j मल्टीप्लाई इक्वल टू j इंटू 2। ओके, सो ये गलत हो गया, रुको, j इक्वल टू j इंटू 2। सो अगर ये ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ सी आउट करेंगे हम, सो ये हो गया वो अगर एज्यूम करें कि अंदर एक स्टेटमेंट है कोई, ये ऑर्डर ऑफ 1 लेता है, सो मल्टीप्लाई होके ये कितने बार होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एज्यूम क्या करेंगे, ये जाएगा ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, पर ये n से कम होता है। क्यों, क्योंकि देखो j हर टाइम्स 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर हम इसका टेबल बनाए, n का वैल्यू कर दे 10 कर दे, सो पहले बार j की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद क्या होगा, सॉरी j 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैंने हमेशा बताया था कि उसकी वैल्यू हमेशा हमें 1 से स्टार्ट करनी पड़ती है। सो j की वैल्यू पहले 1 होगी, उसके बाद इंटू 2 होगा तो 2 हो जाएगी, उसके बाद इंटू 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगी, वापस इंटू 2 8, वापस इंटू 2 16 के लिए चलेगा नहीं कि ये लेस देन 10 है, सो 8 तक के लिए चलेगा। यहाँ पे 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 2, 8 के लिए कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 3, ये कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू 1, और ये 2 रेज टू 0। सो ऐसे मैं लिख सकता हूँ j की वैल्यू को। सो सिमिलरली ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, अगर n होगा, सो n होगा तो हमें कब तक जाना है, 2 रेज टू
के, मैं कोई के वेरिएबल ले लेता हूँ, वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। क्यों n होना चाहिए, यहाँ पे 10 था, अगर यहाँ पे 8 के बजाय मेरे पास 10 आता तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता, पर ये 10 से छोटा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वल हो सकता है या तो फिर छोटा हो सकता है। सो अगर इक्वल का कंसिडर कर ले तो देखो 2 इक्वल टू n, ये हमने कहीं पे पहले भी देखा था, बाइनरी सर्च में हमने देखा था। n इक्वल टू 2 दोनों साइड पे log लगेगा, log n log 2 log k आगे आएगा। सो ये लास्ट में जाके क्या बन रहा है, log n बन रहा है। so यहाँ पे भी ये जो है j इंटू 2 हो रहा है हर टाइम पे, सो ये कितने बार चलेगा, log n टाइम्स चलेगा। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, log n। सो log n क्यों हुआ, क्योंकि ये हर टाइम पे j 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 4 8 16 32। यहाँ पे n क्या होगा उसके डिपेंडिंगली हमें एक फॉर्मूला निकालना है, k बार चलेगा वो। सो इसकी बेसिकली तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्सिटी k बनता है, क्योंकि k बार चलेगा वो, k बार चलेगा, पर k की वैल्यू हम n के हिसाब से कैसे दिखा सकते हैं, सो दोनों साइड पे log लगा के k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और वो आता है log ऑफ n। सो अगर ये फॉर लूप log ऑफ n टाइम्स चल रहा है, तो यहाँ पे अंदर वाला log ऑफ n टाइम्स चल रहा है, बाहर वाला कितना है, अपना नॉर्मल n वाला है। सो मैंने क्या बोला था, एक के अंदर एक होगा तो वो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि n इंटू n n स्क्वायर हो गया था, पर यहाँ पे बाहर वाला n है, अंदर वाला log n है, सो ये n log n हो जाएगा। सो ये आंसर करेक्ट है इसमें। तो ये ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है। होप सो कोई डाउट नहीं होगा। सो ये इतना सही था, ये अंदर वाला स्टेटमेंट तो एक ही ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा, अगर और डीप जाना है। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये बताओ, अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तुमसे चाहिए अभी। इंटीजर i j k, 3 इंटीजर डिक्लेयर किए, सो क्या होगा इसका स्पेस, ऑर्डर ऑफ n होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा, या फिर क्या होगा। चलो चलो जल्दी एक बार सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। ऑर्डर ऑफ 1। करेक्ट। सो ये i के लिए 4 बाइट, j के लिए 4 बाइट, k के लिए 4 बाइट, 4 + 4 + 4 12, 12 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसके लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कांस्टेंट। सो करेक्ट। यहाँ पे अभी which of the given options provide the increasing order of asymptotic complexity of function f1 f2 f3 f4। सो यहाँ पे जो मैंने ये बनाया था, एक सीक्वेंस बनाई थी कि सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, ये जो सीक्वेंस थी वैसे ही हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है, इस फंक्शन को 2n। सो मैंने क्या बोला था, 2n सबसे लास्ट में आएगा, सो f1 सबसे लास्ट में, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड लास्ट ऑप्शन में सबसे लास्ट में। सो इन दोनों में से कोई होगा। उसके पहले वाला देखो f4, सो f4 मतलब दोनों में सेम है तो वो देखने की जरूरत नहीं। उसके पहले f3 और f2, सो यहाँ पे f2 और f3 क्या ये होंगे, उसके डिपेंडिंगली हमारा आंसर चेंज होगा। सो f2 n�3/2, f3 n log 2n। सो यहाँ पे अगर देखें, सो ये n log 2n था, सो n log n, और दूसरा क्या था n�3/2, सो n�3/2। सो इसको सॉल्व करने के लिए ना अभी डायरेक्टली मोस्टली क्या बोलते हैं कि n की सबसे बड़ी वैल्यू ले लो। सो अगर मैं 10,000 ले लूं, हाँ, सो या फिर 1024 ले लो, क्योंकि 1024 क्या आता है, 2/10 होता है, 2/10 1024 होता है। सो यहाँ पे 2014 log 1024 1024 1024, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/10। सो अगर 2/10 लिखो, सो log 2 कट हो जाता है, इंटू 10 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ये अगर मैं ले लूँ, सो ये 1024, इससे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/10, वो रेस टू क्या हो जाएगा, 3/2। सो इसे अगर हम कैलकुलेट करें
सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेस टू मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये इंडाइसेस के रूल है। सो अगर इंडाइसेस के रूल पता हो तो ये, सो ये नीचे वाला 2 कट हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 5 3 से कितना होता है 15। सो 2 रेस टू 10। सो ये क्या हो गया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेस टू 10 और फिर इंटू 10। सो 10 को 2 के पावर में लिखे तो वो क्या अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 2 रेस टू 3। सो ये 10 + 3 13 और ये क्या बन रहा है 2 रेस टू 15। सो इन दोनों में से अभी बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाला बड़ा आ रहा है। सो ऐसे क्या हो रहा है कि हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। उससे अच्छा उन्होंने क्या एक ये दिया सिंपल टेक्निक कि तुम क्या करो दोनों साइड पे लॉग लगाओ। सो जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाता तब तक लॉग लगाते जाओ। तो यहाँ पे अभी n log n को अगर वापस लॉग लगा दे, सो log n ऐसे हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट में है ये दोनों, सो हम उसे प्लस में लिख सकते हैं, हमें ये सिखाया गया था। सो log ऑफ n, ब्रैकेट निकाल देता हूँ क्योंकि अभी log सेपरेट हो गया। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे अगर log लगाओ, सो क्या हो रहा है 3/2 इंटू log n। सो यहाँ पे अगर ये log n, ये log n और ये log n अगर मैं कैंसिल करने का देखो, दोनों में से कॉमन ले सकते क्या, नहीं ले सकते। सो अगर कॉमन ले भी ले तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे कॉमन अगर log n ले ले, सो log n बचेगा क्या 1 प्लस log n डिवाइडेड बाय log n। सो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई क्योंकि log n की वैल्यू छोटी हो जाती है। उसका log लिया तो और छोटा हो गया, उसको डिवाइड किया वापस log n से तो ये बहुत छोटा हो गया। सो दोनों साइड से अगर log काट दे, सो ये log n कट गया। सो यहाँ पे बचा क्या 3/2 बचा, 3/2 ये क्या होता है 1.5 हो जाता है। और ये क्या हो गया, ये log n कट हो गया तो ये 1 प्लस कुछ तो भी। सो ये इसमें से log n की तो वैल्यू बहुत छोटी है, सो इसे मैं क्या 0 ही कंसिडर कर सकता हूँ। सो अगर 0 कंसिडर कर दिया 1 और 1.5 में से बड़ा वैल्यू किसका है, तो छोटा वैल्यू किसका है, सो 1 का है, मतलब n log n छोटा है। सो अगर n log n छोटा है सो n log n पहले आना चाहिए। सो f3 पहले आएगा, उसके बाद में f2 f4 f1। सो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में अभी ये फंक्शन, सो इसमें हमने देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट किया था, देखो j इंटू टू के लिए क्या होता है, अगर ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन के लिए log n होता है, log n कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लूप के लिए। सिमिलरली यहाँ पे फॉर लूप के लिए k/2 है। सो ये अंदर वाला जो फॉर लूप है उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये log n होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए दोनों के लिए log n होता है क्योंकि सेम कंडीशन अप्लाई होती है। इंटू टू होते होते n तक जाता है। और ये क्या होता है डिवाइडेड बाय टू होते होते 1 तक जाता है। सो दोनों में सेम ही log n लगता है। सो ये फॉर लूप सबसे अंदर है, सो इसका log n होगा। बाहर वाला log n है और ये n वाला है, सो n इंटू log n इंटू log n, सो n log n। ये आंसर करेक्ट है। ये समझा कैसे आया या इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट होगा तो पूछ लो। ये समझा नहीं होगा तो बेसिकली क्या हो रहा है k/2, k की जगह पे अगर j एज्यूम करूं मैं, सो लास्ट केस में हमने देखा था कि वो बनता कैसे, हमने j की वैल्यूज देखी थी। सो log n कैसे बनता है वो कहा गया वो, हाँ सो देखो यही देखा था हमने कि ऐसे होगा। तो ये कैसे हो रहा है कि log n मल्टीप्लाई टू होते होते log n बन जाता है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिवाइड होने पे क्या होता है, यहाँ पे n से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाना है, सिर्फ कंडीशन उल्टी हो जाती है। 1 से लेके n तक जा रहे थे हम, 1 से लेके n तक जाने के बजाय हम n से लेके 1 तक जाते हैं। अगर मैं सेम को कॉपी पेस्ट करूं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है मल्टी डिवाइड के लिए। सो ये n से स्टार्ट होता है, किधर तक जाता है 1 तक जाता है, और ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होते जाता है। सो देखो सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और ऊपर से नीचे जा रहे तो ये सेम ही रह जाता है। तुम अगर मैथमेटिकली भी देखो तो ऐसे ही आता है, n से लेके छोटा छोटा 1 तक जाएगा,
सो अगर चाहिए तो वो भी कर देंगे n, फिर कुछ तो भी डॉट डॉट कुछ तो भी नंबर्स होंगे और उसके बाद 8 4 2 1। सो हमको कहाँ तक जाना है, 1 के लिए जाना है क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए। सो ये अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी 2⁻1, ये 2⁻2 हो गया। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻2 लिख सकता हूँ, इसे 2⁻3 लिख सकता हूँ। सो ऐसे ही ये क्या हो रहा है, सो n, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। सो n था, उसके बाद में क्या होता है n डिवाइडेड बाय 2⁻1, n डिवाइडेड बाय 2 होता है, उसके बाद में n डिवाइडेड बाय 4 होता है, उसके बाद में n डिवाइडेड बाय 8 होता है। बाइनरी सर्च का देखा था, डिवाइड 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 2 होते जा रहा है। सो बाइनरी सर्च का कैसे लॉग एन आया था, सेम वैसे ही इसका भी लॉग एन आता है। सो ये 2n डिवाइडेड बाय 2⁻k इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमें 1 वैल्यू चाहिए। सो 1 वैल्यू के लिए अगर हम ये सॉल्व करें तो लॉग एन आ जाता है। सो ऐसे ही ये जो सबसे अंदर वाला है लॉग एन, उसके बाहर वाला लॉग एन, उसके बाहर वाला n। सो तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, n इंटू n इंटू n, सॉरी n इंटू लॉग एन। सो n इंटू लॉग एन। सो ये आंसर आता है। उसके बाद में व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलो बताओ अभी क्या होगा इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों बताओ, टाइम एंड स्पेस। पहले टाइम बताओ फिर स्पेस बताओ, या फिर कैसे भी बताओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये वाला बताओ। सी, सी आंसर। कौन सा, सी या डी? सॉरी मुझे सी। सुनाई नहीं दिया। सी कैसे आया, टाइम n प्लस m कैसे आया? जस्ट कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा तुम्हारे लैंग्वेज में भी तो भी चल जाएगा। मेरे को कोई ऐसा ही नहीं चाहिए कि ऐसा मैंने जैसे एक्सप्लेन किया वैसे। ये क्यों लगा करेक्ट, ऑर्डर ऑफ 1 की वजह से लगा, फिर मैंने ये देखा ऐसे हो गया तो मेरे को लगा ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, अंदाजा ही लगाना है वैसे भी। नेस्टेड नहीं है, इसलिए वो हाँ प्लस तो वो हो सकता है। ओके सो करेक्ट है। सो अगर नेस्टेड नहीं है तो ये n एंड m का प्लस हो जाएगा। सो n एंड m का प्लस हो जाएगा। सो दो ऑप्शंस कट हो गए मल्टीप्लाई वाले। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ n एंड प्लस m। सो इन दोनों में से हमने अभी स्पेस का देखा था कि सिर्फ वेरिएबल्स होंगे तो कांस्टेंट स्पेस लेंगे, अरे होंगे तो वो ज्यादा स्पेस लेंगे। सो उसके लिए n प्लस m और ऑर्डर ऑफ 1 ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट ये है ऑप्शन है। सो ये वैसे हो गया। सो करेक्ट। सो ऐसे होप सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में समझा पाया अच्छे से। सो ट्राई करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाएंगे, गीक्स फॉर गीक्स पे तो बहुत सारे पढ़े हैं, वैसे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। सो ये ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना के देखो। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सेपरेटली नहीं करना तो क्या करो, अभी तुम सर्चिंग पढ़ोगे, सॉर्टिंग पढ़ोगे, एल्गोरिदम्स पढ़ोगे। सो एल्गोरिदम्स का खुद से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का देखो। अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया, ऐड फंक्शन बना है इंट a इंट b। सो इसमें क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ a प्लस b। सो ये क्या करेगा, कितना स्पेस लेगा, एक इंटीजर का स्पेस, ये दूसरा इंटीजर का स्पेस, यहाँ पे रिटर्न करेगा। सो ये कुछ नहीं होगा। सो ये टाइम कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि इसमें कोई फॉर लूप नहीं है, कुछ नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। पर अगर यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले लूँ, आंसर, आंसर इक्वल टू a प्लस बी। सो अगर ये रिटर्न करो तो भी सेम ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 1। पर अगर मैं आंसर का एक वेरिएबल ये बना लूं, अरे बना दूं, इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा बताओ। इसका भी क्या होगा,
चलो ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ n, n नहीं, a और b है, सो a और b के डिपेंडिंगली चेंज हो गए। कंपलसरी नहीं है कि हर टाइम n ही आएगा, a आ सकता है, b आ सकता है, x y z कुछ भी आ सकता है। ये सो इसमें से फर्स्ट के लिए आंसर क्या करेक्ट है? मैंने दो अरे बनाए हैं, सेपरेट सेपरेट अरे है, सो इसमें भी फॉर लूप का ही ये लॉजिक अप्लाई होगा। नेस्टेड हो गए तो मल्टीप्लाई, सेपरेट हो गए तो एडिशन। सो फर्स्ट वाले का क्या आएगा आंसर? क्या आएगा फर्स्ट वाले का? कोई वाइल्ड गेस या फिर कोई लॉजिकल गेस कि ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। वन बाई 5 प्रोबेबिलिटी है जीतने की। कोई भी 5 में से एक बताओगे, सो 1/5 उसके चांसेस है करेक्ट होने के। सेपरेट सेपरेट बताओ, ये अलग अलग ऐसे बताओ। ऐसे नहीं कि कंपलसरी दोनों का मिला के बताना है, नहीं, ये अलग बताओ और वो अलग बताओ। इसका क्या होगा ये बताओ पहले, इन पांचों में से। कांस्टेंट टाइम होगा, कांस्टेंट वेरिएबल से क्या अरे है, अरे के लिए कांस्टेंट तो नहीं हो सकता। सिर्फ ए का होगा, क्या पता। सिर्फ बी का होगा, क्या पता। ए प्लस बी होगा, शायद। ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा, हाँ हो सकता है। सो क्या होगा? ए कौन प्लस बी। सा? ओके सो करेक्ट, ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ये जो है ए जितना जगह रिजर्व करेगा, मतलब अगर मेरा int 4 बाइट लेता है, सो 4 इंटू ए इतना जगह रिजर्व करेगा। ए कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये जो आंसर का आंसर टू है, ये 4 इंटू बी जगह ये करेगा। सो ये दोनों सेपरेट सेपरेट जगह है, तो इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, 4a प्लस 4b। सो कॉन्स्टेंट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बना क्या, a प्लस बी। सो करेक्ट a प्लस बी आएगा। सिमिलरली वो जो हमारा दूसरा था, उसमें क्या हो रहा है, नेस्टिंग हो रहा है, एक के अंदर एक है, मतलब ए के जितने कॉपी से, मतलब बी एक अरे बनेगा पहले तो, बी एलिमेंट्स का, मतलब अगर बी मेरा 4 है, सो ये 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स बनेंगे। इसे ए टाइम्स कॉपी होगा। ए अगर ए अगर 2 होगा, सो ये 2 बार कॉपी होगा। सो ए अगर 2 बार कॉपी हुआ मतलब हो रहा क्या है, 4 इंटू 2, 4 टू सा 8। सो वैसे ही अगर ये इंटरनल जो है ये बी है, और ये जो है ये ए है, ये ए टाइम्स है, सो वो होगा क्या, मिल के बनाएगा बी इंटू ए। सो ये जो नेस्टिंग है अरे का, इसमें ए इंटू बी आएगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ए इंटू बी। तो ऐसा होता है। सो कोई डाउट होगा तो पूछ लो, वरना आज के लिए बस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और नोटेशंस, मोस्टली ऑर्डर ऑफ ओ ही यूज होता है, पर फिर बताया था कि रीजंस क्या होते हैं ओमेगा और थीटा ना यूज करने के। तो वैसे कोई डाउट होगा अब तक के लेक्चर में कुछ भी, या फिर कुछ रिलेटेड होगा तो पूछ सकते हो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, जो कुछ डाउट होगा वो।
सो अगर चाहिए होगा तो वो जो कोड आज एक्सप्लेन किया वो चैट में डाल दिया है, सो वहां से भी ले सकते हो। सो और कोई डाउट होगा तो पूछ लो। If no doubts, then you can leave this meeting. Thank you for joining and thank you for giving your valuable time.